मैं शशिकांत तिवारी फिर से आपकी ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित हूँ। बच्चों, यहाँ पर मैंने राशियों की तुलना के अंतर्गत अनुपातों में प्रतिशत दिया है। एक नई चीज़ आपको लेके यहाँ चल रहे हैं और बता रहे हैं। ये देखिएगा, तो अनुपातों में प्रतिशत, इसको अंग्रेजी में कहा गया परसेंटेज रेशियोज। तो ये होता क्या है, कभी कभी किसी वस्तु या राशि के भाग मीन्स पार्ट्स, राशि के भाग अनुपात के रूप में दिए जाते हैं और हमें उन्हें प्रतिशत के रूप में बदलना होता है। अब इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये मैं उदाहरण यहाँ पर एक ले रहा हूँ, उस उदाहरण से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। यदि किसी त्रिभुज के कोणों में अनुपात 2:3:4 है, तब उसके प्रत्येक कोण की माप क्या होगी। अब देखिएगा इसके हिसाब से कैसे वो व्यक्त किया जाएगा। तो हम इसे निम्न प्रकार हल करेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपाती योग, अनुपात यहाँ पर 2:3:4 है, तो अनुपाती योग लेंगे तो इसी 2 + 3 + 4 कर दिए, ये जोड़ देंगे, जोड़ दिए तो कितना आ गया 9। अब ये हम जानते हैं कि त्रिभुज की तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ध्यान रखिएगा। अब हमें निकालना है, अब पहले कोण की माप निकालना। तो पहला कोण कितना है, यहाँ अनुपात में 2 है, अनुपाती योग कितना है 9। यहाँ 2/9 लिखेंगे, गुणे 180 कर देंगे, 180 हो गया। 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 × 2 = 18 होता है, 20 डिग्री आ गया। 20 का 2 से मल्टीप्लाई किए, हो गया 40 डिग्री। यानी जो अनुपात में यहाँ पर 2 था तो उसकी जो कोण की वैल्यू आई वो 40 डिग्री है। इसी तरह से दूसरे कोण की माप लेंगे, तो ये यहाँ पर अनुपात इसका 3 है, तो 3/9 करेंगे इंटू 180। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया, यहाँ 9 × 1 = 9 किया, 9 × 2 = 18 होता है, 20 आ गया, 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 60 डिग्री। तीसरे कोण की माप निकालना है, तो यहाँ 4 दिया तो 4/9, तीसरे कोण की माप बराबर 4/9 इंटू 180। फिर से 9 से 180 को कट किया तो 9 × 2 = यानी 9 × 18, और ये 0 यहाँ पर आ जाएगा 20 डिग्री हो, 20 × 4 = 80, तो 80 डिग्री हो गया। तो बच्चों इस तरह से आप देखोगे, ये जो अनुपात दिया है वो अनुपात को हमने कोणों में बदला, तो कोण के मान जो है 40 डिग्री आया, 60 डिग्री आया और 80 डिग्री, पूरे को ऐड करोगे आप तो 180 डिग्री आ जाएगा। मतलब ये जो आया है ये हमारा सही है इस हिसाब से, ठीक है। आगे देखते हैं बढ़त या घटत। बढ़त मतलब जो चीज़ बढ़ती हो, घटत माने जिसमें किसी चीज़ की कमी हुई प्रतिशत के रूप में। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन परसेंट, बढ़ते या घटते कोई चीज़ घट रही है तो उसे हम परसेंट में कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। कभी कभी किसी राशि में हमें घटत या बढ़त को प्रतिशत में व्यक्त करना होता है। उदाहरण के लिए किसी कमीज का मूल्य 80 रुपये से घटकर 60 रुपये हो गया। ध्यान दीजिएगा, कोई शर्ट है उसका जो कास्ट है वो 80 से 60 हो गया, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हमें इसके घटने का प्रतिशत ज्ञात करेंगे। घटने का क्यों, क्योंकि पहले 80 था, 80 से क्या हो गया, घट के 60 हो गया। तो यहाँ कमीज के मूल्य में कमी कितनी हुई ये देखेंगे, तो 80 - 60 20 की कमी हुई। परसेंट कमी यानी प्रतिशत में कितनी कमी हुई, तो 20/80। ध्यान रखना जो पहले मूल्य था उसी मूल्य पर निकालेंगे, बाद वाले पे नहीं। तो ये पहले 80 कर दिए, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। अब यहाँ पर आ गया तो ये, अब यहाँ पर ये 4 × 1 = 4, 4 × 25 में यानी 25 आया, तो ये हो गया 25%। यानी जो कमी आई शर्ट के मूल्य में कितने की आ गई, 25%। ठीक है बच्चों, आगे अब देखते हैं हम किसी वस्तु से संबंधित मूल्य अर्थात क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य। फिर से देख लीजिए, किसी वस्तु से संबंधित मूल्य अर्थात क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य। तो प्राइस रिलेटेड, अंग्रेजी में इसे देख लीजिए, प्राइस रिलेटेड एनी आर्टिकल दैट इज कास्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। कास्ट प्राइस को शॉर्ट में सीपी कहा जाता है, सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में एसपी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्रय मूल्य लिया मैंने, कास्ट प्राइस लिखा, इसे सीपी लिख दिया, ये ध्यान रखना। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उसका क्रय मूल्य या सीपी कहलाता है, ठीक है। जिस मूल्य पर आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। क्रय माने खरीदना, तो क्रय मूल्य हो गया, उसे सीपी वो कहलाता है। जैसे कोई कलम 10 रुपए में खरीदी गई तो इसका क्रय मूल्य यानी सीपी 10 रुपए हुआ, ठीक है। आप 10 रुपए में कोई पेन खरीदते हैं तो आपके लिए जो क्रय मूल्य हो जाएगा यानी कास्ट प्राइस हो जाएगा वो होगा कितना, 10 रुपये। इसी प्रकार से विक्रय मूल्य लेते हैं, सेलिंग प्राइस, इसे अंग्रेजी में सेलिंग प्राइस कहा जाता है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, ध्यान देना, बेची जाती है मतलब कोई बेच रहा है उसे, तो वो उसका विक्रय मूल्य यानी एसपी सेलिंग प्राइस कहलाता है। एसपी शॉर्ट में कहा जाता है, उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं।
जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची गई वो क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया या विक्रय मूल्य हो गया। जैसे उपर्युक्त उदाहरण में दुकान द्वारा बेची गई कलम का मूल्य 10 रुपए है, ठीक है। अब ये कलम का वही उदाहरण हमने लिया, कलम अब दुकानदार कितने में बेचा, 10 रुपए में, हमने उसे खरीदा कितने में, 10, तो हम खरीदे तो हमारे लिए क्रय मूल्य हो गया, दुकानदार ने उसे बेचा है तो दुकानदार के लिए वो विक्रय मूल्य हो गया। ये चीज ध्यान रखना, ये नहीं कि यहाँ पर मैंने दोनों 10-10 ले लिया तो आप ये समझो कि तो 10 दोनों कैसे हो गया, तो दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य 10 रुपये हुआ, हम खरीदे हैं तो हमारे लिए क्रय मूल्य 10 रुपये हुआ, मतलब हमारे लिए क्रय मूल्य हुआ, दुकानदार के लिए क्या हो गया, ये विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के आधार पर किसी वस्तु पर लाभ या हानि, ध्यान देना बच्चों, अगर हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं और खरीदने, जैसे मान लीजिए अगर दुकानदार कोई वस्तु बेच रहा है तो जितने पे खरीदा है हमेशा ज्यादा पे बेचेगा, क्योंकि लाभ के लिए वो बैठा हुआ है तो लाभ मिलेगा, तो ज्यादा पे बेचेगा तो उसे लाभ होगा। अगर मान लीजिए किसी कारण से वो वस्तु नहीं बिकी है, उसे कम पे बेचना पड़ा तो उसे हानि होगी। तो देखिए इसी चीज को, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के आधार पर किसी वस्तु पर लाभ या हानि, प्रॉफिट एंड लॉस इंग्लिश में, एज अकॉर्डिंग सीपी एंड एस। तो यहाँ पर यदि क्रय मूल्य इज लेस देन विक्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य से कम है तो वस्तु पर लाभ होता है, अर्थात विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य कम है तो वस्तु पर लाभ होगा। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। इसी प्रकार से यदि विक्रय मूल्य कम हो गया क्रय मूल्य से, यानी जितने में खरीदा गया उससे कम में बेचा गया तो विक्रय मूल्य कम हो जाएगा। तो ये विक्रय मूल्य कम हो गया क्रय मूल्य से, तब वस्तु पर हानि होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। तो ये आपको याद रखना है, ये ध्यान रखना है, याद रखोगे तभी काम चलेगा। उदाहरण के लिए यदि एक दीवार घड़ी 500 रुपए में खरीद कर 550 रुपए में बेची गई तो उस घड़ी पर लाभ 50 रुपए का होगा। कैसे? क्योंकि 500 रुपए में खरीदी गई थी, 550 में बेची गई, 550 से 500 घटा दीजिए, तो घटा दे विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घट गया, 50 आया, तो 50 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ। अब उसी को यहाँ पर उनमें क्या हुआ, यदि उस घड़ी को 550 तो 50, अच्छा। और एक चीज, यदि उसी घड़ी को 550 रुपए में खरीद कर 475 रुपए में बेचा गया, ध्यान देना, ज्यादा में खरीदा गया कम में बेचा गया, अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, हानि होगा। तो हानि कितने रुपए का हुआ यहाँ पर, 75 रुपए का, ठीक है। क्यों, 550 में आप 475 घटा दीजिए तो बचा कितना, 75 रुपए, तो 75 रुपए का हानि हो गया। तो कभी भी कोई चीज अगर कम में खरीद के ज्यादा में बेची जाती तो लाभ होगा, और ज्यादा में खरीद के कम में बेची गई तो हानि होगा। अब इसमें लाभ प्रतिशत लेते हैं, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य यहाँ गुणे 100। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ध्यान देना, जब भी प्रतिशत लाभ या हानि निकालोगे हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, इसे विक्रय मूल्य की आवश्यकता यहाँ नहीं पड़ती, ये बिल्कुल ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं, उधार लिए गए धन पर शुल्क अर्थात साधारण ब्याज, यानी किसी से अगर हम उधार ले रहे हैं, वो ये कहता है कि हम उधार तो दे रहे हैं लेकिन इस पर हम ये पैसा तो हम लेंगे जो उधार दे रहे हैं, इसके साथ साथ अतिरिक्त पैसा भी लेंगे, वही अतिरिक्त पैसा क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। पैसे से तात्पर्य ये नहीं कि वो पैसा, पैसा मतलब वो पैसे, तो ब्याज कहलाता है। तो यहाँ जो धन उधार लिया जाता है उसे मूलधन, ये चीज ध्यान देना कि जो उधार लिया गया उसे क्या कहा गया, मूलधन कहा जाता है, तथा उस धन के लिए जो अतिरिक्त धन लिया जाता है उसे ब्याज या साधारण ब्याज कहते हैं। वो तो लिया गया, जो धन उधार दिया गया वो तो मूलधन हो गया, उसके अतिरिक्त जो उस पर लिया गया धन है, अपनी कमाई के लिए ऐसा किया जाता है जिससे हम उसमें फायदा ले, फायदे के लिए किया गया, तो वो क्या कहलाता है, ब्याज या साधारण ब्याज कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। जब मूलधन और ब्याज एक साथ लिया जाता है, दोनों मिल गए, तो मिल के ये प्राप्त जो धन होता है उसे हम मिश्र धन कहते हैं। अमाउंट अंग्रेजी में इसे कहा जाता है कि अमाउंट है। मूलधन को प्रिंसिपल अंग्रेजी में कहा जाता है और साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है, ये ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज, यानी ये अमाउंट हो गया, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस ए सिंपल इंटरेस्ट, या इंटरेस्ट करेंगे, ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई, ये ध्यान देना, या केवल आई यहाँ लिखा जा सकता है पी प्लस आई। ब्याज बराबर होता है, अब सूत्र एक है कि अगर ब्याज निकालना है आपको मूलधन पता हो, दर पता हो, समय पता हो। दर का मतलब है कितने प्रतिशत के हिसाब से दिया गया, तो वही दर होता है। तो मूलधन प्रिंसिपल हो गया, आपको पता है, टाइम कितने टाइम के लिए दिया गया, और दर हो गया बटे 100। तो ये साधारण ब्याज के लिए सूत्र होता है। इसी को शॉर्ट में PRT, तो मैंने यहाँ लिख दिया P फॉर प्रिंसिपल मूलधन, R फॉर रेट दर, और T फॉर टाइम समय होता है। तो बच्चों साधारण ब्याज अगर आपको निकालना हो
किसी मूलधन पर किसी निश्चित दर और समय के हिसाब से, तो ये सूत्र आपको लगाना होगा PRT/100, SI इज इक्वल टू PRT/100। इस तरह से बच्चों आपको बहुत सारी चीजें इसमें से मिल गई हैं। अब आप क्वेश्चंस करेंगे, अब देखेंगे, जो चीज आपको नहीं क्लियर होता है वो मुझसे पूछेंगे, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन लगातार आपको लगे रहना पड़ेगा, तब जाके कोई चीज क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।